हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 15 देखते हैं। हमारा चैप्टर 15 है प्रकाश मतलब लाइट। तो फ्रेंड्स आपने छत की पतली झिल्ली से मतलब छेद से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में आते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के जो हेड लैम्प हैं उससे आते प्रकाश की किरणों को देखा होगा, है ना। और इसी प्रकार जैसे टार्च से भी प्रकाश की किरण पुंज को देखा जा सकता है। तो आप में से कुछ ने जैसे कि लाइट हाउस है या फिर एयरपोर्ट के जो टावर की सर्च लाइट है उसकी किरण पुंज को देखा होगा। तो इससे हमें क्या संकेत मिलता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आज जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश क्या होता है और दर्पण क्या होते हैं। दर्पण और लेंस जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा 15.1 है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो मोमबत्ती है मतलब उसकी जो लौ है मतलब उसकी जो ज्वाला है उसको पहले हमने सीधे पाइप के द्वारा देखा था तो हमको वो जो मोमबत्ती वो दिखाई देने लग गई थी। लेकिन जब हम उसी मोमबत्ती को मुड़ी हुई पाइप से देखते हैं तो हमको मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सीधा मतलब ये है कि प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ओके, तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा 15.2 है प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में ये भी देखा था कि कोई जल की सतह मतलब कहीं झील या तालाब में आप वहाँ पर अगल बगल में खड़े होंगे तो आपका परछाई उसमें दिखाई देने लगता है। मतलब ये जो झील है या जो जल है वो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो प्रकाश की जो ये परावर्तित करने की विधि है इसे किसी अगर चमकदार पृष्ठ वाली सतह पर डाला जाए, मतलब कोई जो जैसे कि आप कांच ले लो, एक प्लेन कांच ले लो, उससे कोई रोशनी या प्रकाश डालोगे तो प्रकाश आर पार चली जाएगी। लेकिन अगर उसी कांच के पीछे कोई चमकीली मतलब पेंट कर दोगे आप तो क्या होगा? तो वो जो चमकदार सतह है वो एक दर्पण की तरह काम करने लग जाएगा, जो कांच है वो, है ना। और इसी तरह मान लो आप एक स्टेनलेस स्टील ले लो तो उसकी सतह पर अगर लाइट या प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की दिशा को वो परावर्तित कर सकता है ना। उसी तरह जो जल की पृष्ठ है मतलब जल की सतह है वो भी एक दर्पण की तरह कार्य करता है और प्रकाश के पथ को बदल देते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? यही प्रकाश के परावर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? तो चलिए अब जानते हैं कि दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ता है तब कौन सी क्रिया होती है। फ्रेंड्स आपने वो पंचतंत्र की कथा में सुना होगा कि किस तरह से शेर और खरगोश मतलब खरगोश जो है बुद्धिमानी से शेर को वो कुएं में परछाई दिखाता है ना, और उसी की परछाई दिखती है और शेर समझता है कि कोई दूसरा शेर कुएं के अंदर है, इसलिए वो छलांग लगा देता है। और ये क्या थी? तो ये खरगोश की बुद्धिमानी थी और उसने किस चीज़ का प्रयोग किया वहाँ पर? तो जल के सतह से परावर्तन का ही प्रयोग किया था। ओके, तो फ्रेंड्स दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है जैसे कि हमने पढ़ा। और दूसरा है दर्पण द्वारा प्रकाश का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब दर्पण के द्वारा जो अपनी मतलब प्रकाश जो आ रही थी दर्पण के ऊपर पड़ी उसकी दिशा को बदल दिया उसने, तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है? तो जल में वस्तुओं का परावर्तन, जैसे कि हमने देखा कि मान लो आप तालाब किनारे खड़े हो तो उसमें आपकी परछाई दिखने लग जाएगी, है ना। तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि कांच से मान लो जो कांच है पारदर्शी कांच उससे प्रकाश आप
डालोगे उसके ऊपर तो प्रकाश आर पार चली जाएगी। लेकिन अगर उसी को पॉलिश कर दिया जाए किसी चमकदार चीज़ से तो वो दर्पण की भांति कार्य करने लगती है, मतलब वो दर्पण बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती ली है, ठीक है, हमने ये मोमबत्ती लिया और ये एक समतल दर्पण है। मतलब फ्रेंड्स, हम जो घर में डेली यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो एक समतल दर्पण ही है। ओके, और समतल दर्पण का यूज़ हम अपने चेहरा देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मोमबत्ती इसके सामने रखी हुई है और ये एक समतल दर्पण है ना, और ये मोमबत्ती जल रही है। तो मोमबत्ती की जो लौ है उसको अगर हम दर्पण में देखने का प्रयास करें तो ऐसा लगता है जैसे कि इसी प्रकार की सेम टू सेम मोमबत्ती जो है दर्पण के पीछे रखी हुई है। मतलब इस दर्पण के पीछे कोई मोमबत्ती रखी हुई है, ऐसे हमको आभास होता है ना। तो दर्पण द्वारा जो बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, मतलब ये जो मोमबत्ती है और ये इसके पीछे जो प्रतिबिंब बन रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को प्रतिबिंब बोलेंगे। ओके, और ये जो मोमबत्ती है वो क्या कहलाएगी, तो मोमबत्ती को हम बिंब बोलेंगे। बिंब मतलब कोई वस्तु को ही बिंब बोला जाता है जिसकी हमको छाया प्रति दिखाई देती है। ओके, तो ये क्या हुआ, तो ये समतल दर्पण का उदाहरण है। ओके, अगर हम इस मोमबत्ती को दर्पण के सामने इधर उधर हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हमको मतलब हर स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग जगह दिखाई देगी। ओके, और ये जो प्रतिबिंब है मतलब उसमें जो लौ है तो मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर ही मतलब सीधी ही दिखाई देगी हमको। ओके, बिल्कुल जैसे मोमबत्ती को रखे हो सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जो प्रतिबिंब इसमें सीधी बन रही है तो इसको हम सीधा प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी देखे हो आप, तो फ़ोटोग्राफी क्या है, तो जो भी जिस भी चीज़ की हम फ़ोटो लेते हैं उसको एक पेपर पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, लेकिन हम समतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए आप इस जो दर्पण है उस पर एक कागज़ लगा दिए और फिर मोमबत्ती का प्रतिबिंब उस पर पड़ेगा नहीं ना, तो आप उसको कैसे भी रख लो उसमें आपको उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। मान लो इस दर्पण में अगर आप कागज़ चिपका दोगे तो क्या दिखाई देगा, मोमबत्ती उसकी छाया दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। फ्रेंड्स, ये जो समतल दर्पण है उससे जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा ही बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में देख रहे हो, तो सेम इसी तरह से समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में तो हमको सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल हम जैसे खड़े हैं वैसे ही, कि आपका सिर ऊपर ही रहता है हमेशा, कि आपका सिर पैर ऊपर या सिर नीचे ऐसे तो नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब हुआ कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ओके, अब यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। मतलब आभासी मतलब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको आभासी कहते हैं। तो यही बता रहा है कि यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। बिंब मतलब जो वस्तु रखी गई है उसके समान साइज का होगा। जैसे कि आप मोमबत्ती देखें यहाँ पे, तो ये सेम टू सेम मोमबत्ती के साइज़ की ही दिख रही थी, तो इसका मतलब हुआ कि बिंब के समान साइज का होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। मतलब कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखा होगा सेम उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 15.3 दक्षिण या वाम। दक्षिण मतलब राइट, वाम मतलब लेफ्ट।
मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने लिख लिया है। दक्षिण मतलब राइट और वाम मतलब लेफ्ट। जैसे कि हम बोलते हैं दाहिना हाथ मतलब जिससे हम खाना खाते हैं, और बायां हाथ मतलब जिससे खाना नहीं खाते। ओके ठीक है। तो दक्षिण मतलब राइट हैंड और वाम मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब दायां हाथ राइट हैंड, बायां हाथ लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब आप समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब अपना चेहरा देखते हो, तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? या कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि दर्पण में आपके मतलब जो प्रतिबिंब है उसमें एक डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, चलिए जानते हैं। आप ये देख रहे हो, ये लड़का खड़ा हुआ है एक समतल दर्पण के सामने, है ना, अपना फ़ोटो देख रहा है इसमें। तो हम जब उसके सामने में खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब देखने पर हमें ऐसे लगता है जैसे इसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया है, लेकिन जब वो सामने देख रहा है तो उसको ऐसे लग रहा है कि उसका राइट हैंड ऊपर उठा हुआ है। ठीक है। और लेफ्ट हैंड नीचे है, जबकि ये इसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन फ़ोटो में उसको राइट लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट राइट दिख रहा है। समझ में आया आपको? तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम मतलब लेफ्ट भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, मतलब राइट के जैसे दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की तरह दिखाई देता है। वही बात है, मतलब राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा। आपने भी ये बहुत बार देखा होगा, है ना। तो इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, एक इसका एक और एग्जाम्पल है। आपने एम्बुलेंस देखा है, उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है उल्टा? क्योंकि जब भी मतलब एम्बुलेंस के सामने जो भी गाड़ी जा रही है, मतलब जो भी वाहन उसके सामने जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस जब चलती तो अगर उस पर एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा रहता है कि जो भी उसके सामने वाहन है उसको सही से देख पाए, अपने जो साइड मिरर है उस पर एम्बुलेंस को जो उल्टा लिखा है उसको सीधा पढ़ पाएँ। ओके फ्रेंड्स, हम लेंस को मतलब छू कर जान सकते हैं कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस अवतल लेंस है। ये लेंस जो है वो दर्पण से बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, दर्पण में क्या होता है, एक तरह उसमें चमकीला पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक है, उसको पेंट किया गया होता है और वो पारदर्शी नहीं होता, उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती दर्पण के। और जो लेंस हैं वो पारदर्शी होते हैं, उसके आर पार क्या होता है, प्रकाश जा सकती है। ठीक है। तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाएंगे। जैसे कि आप छू के देखोगे तो बीच में ये मोटे होंगे, किनारे किनारे पतला होगा और बीच में मोटा होगा, तो ये क्या है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि ये किनारे पर मोटा होगा और बीच में पतला, तो अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, सॉरी। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है कि ये जो गहरा भाग दिख रहा है यहाँ पे और इसका उभरा भाग, सेम चम्मच को याद करिए। तो चम्मच में ये जो गहरा भाग है उसको देखिए और ये उभरा हुआ भाग। ठीक है। तो ये जो लेंस है वो पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजारा जा सकता है। मुझे लगता है कि लेंस तो क्लियर हो गया होगा आपको। फ्रेंड्स, ये जो लेंस है उसको कभी भी मतलब जो सूर्य के चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक हो सकता है ना, और हमको डायरेक्ट मतलब सूर्य की रोशनी को इससे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आँखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जो लेंस है उसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है। तो उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस में जैसे ये उत्तल लेंस है, इसमें प्रकाश पड़ रही है तो ये प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रोशनी आ रही है उसको एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, जैसे कि आपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका यूज़ किया होगा किसी कागज़ को जलाने के लिए, तो उसमें सूर्य की सारी रोशनी आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पर और फिर वो कागज़ जलना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। ठीक है, और
ये जो प्रोसेस है वो उत्तल लेंस के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर मोड़ देता है। ये देख रहे हो आप, ये अवतल लेंस है, इसमें जो प्रकाश आ रही है वो बाहर की ओर, ये दोनों सिरे देख रहे हो आप, ये बाहर की ओर मतलब प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसरण मतलब फैला देना, अपसारित करना मतलब प्रकाश को फैला देना, इसलिए यहाँ पर जो चित्र है वो बड़ा बनता है इसी के कारण, और मतलब जो प्रतिबिंब दिखाई देता है हमको वो बड़ा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो चलिए इसका फैक्ट देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। जो पहले डायग्राम के साथ समझते हैं, ये जो उत्तल लेंस है इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। मतलब जो हम किसी वस्तु को अगर यहाँ पर रखें तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो जिसको प्राप्त किया जा सके उसी को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। पर ये जो चित्र या बनेगा वो उल्टा होगा। ठीक है, जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, मतलब बिंब लेंस के बिल्कुल पास में रखा जाएगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा। जैसे कि हमने किस में देखा था, तो यही सेम चीज़ हमने अवतल लेंस में देखा था। ठीक है, सॉरी अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण में देखा था, सेम यही प्रोसेस। ओके, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको आवर्धक लेंस बोला जाता है। ओके, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल लेंस देख रहे हो, इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी मतलब उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब साइज में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। फ्रेंड्स, आपने बादल में इंद्रधनुष देखा है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो है मतलब बारिश के बाद दिखलाई देते हैं, जब सूर्य जो है क्षितिज के पास होता है, मतलब बादल में क्षितिज के पास होता है, और इंद्रधनुष मतलब आकाश में कई रंगों के मतलब बड़े धनुष या आर्क के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, वैसे मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और ये रंग क्या क्या हैं, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी साबुन का बुलबुला बनाते हो तो वो भी रंगीन दिखाई देता है, और उसी प्रकार से कोई सीढ़ी है, उससे अगर वो धूप में अगर रखी हो तो उसमें भी हमको रंग दिखाई देता है ना। तो ये सब मतलब इन सब को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है अनेक रंगों का या वर्णों का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका इंद्रधनुष प्रिज्म से प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना। चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, जैसे इंद्रधनुष में जैसे हमने जो रंग हमें को दिखाई देता है, तो हम सेम वैसे ही रंग प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। और श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का आप जानते हो कि जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं उसका क्रम क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, और इसके रंगों का क्रम बताइएगा। ओके, तो आपने कभी प्रिज्म मतलब ये जो प्रिज्म होता है, इससे अगर प्रकाश में अगर रख के देखोगे तो ये 7 रंगों में हमको दिखाई देने लगती है, सेम इंद्रधनुष के समान। या फिर एक डिस्क ले लो और उसमें अलग अलग रंग
से रंग दो, जैसे कि इंद्रधनुष में रंग होता है। और अगर हम इस डिस्क को मतलब सूर्य के प्रकाश में गोल गोल घुमाएंगे, बहुत तेज़ी से घुमाएंगे, तो हम मतलब ये इतनी तेज़ी से घूमेगी कि ये जो कलर है वो हमको सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो ये जो आप ये देख रहे हो, ये कोई 7 वर्णों वाली डिस्क है और इसको तेज़ी से घुमाने पर ये श्वेत प्रतीत होती है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भले ही श्वेत होता है, हमको श्वेत दिखाई देता है, लेकिन उसमें 7 रंग प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डिस्क है इसी को न्यूटन डिस्क बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इनके उपयोग बताइए। किसके उपयोग बताओगे? तो समतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और आवर्धक लेंस, इन सब के यूज़ बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये जो दर्पण है इसको अस्त्र की भांति उपयोग किया जा सकता है, मतलब किसी हथियार की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं, उन्होंने लगभग 2000 साल पहले ऐसे कर दिखाया था कि जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्र तट, मतलब क्या नाम था उसका, सायराक्यूज, या उसको सिसिली जो नगर का नाम है, उस पर आक्रमण किया समुद्री रास्ते से। तो जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने समुद्र के किनारे पर अलग अलग जगहों पर दर्पण को इस प्रकार से लगाया कि जो दर्पण है उसको किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था, है ना। और इसी प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को जो रोमन सैनिक है जिन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था उनके ऊपर परावर्तित किया जा सके। मतलब जो दर्पण है उससे सूर्य के प्रकाश को उनके ऊपर परावर्तित किया गया। तो सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक बिल्कुल चौंधिया गए और वो नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है, और वे चकरा गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। ठीक है, तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार की सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हमने देखा कि जो दर्पण है उसका यूज़ किस प्रकार से अस्त्र के रूप में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। आप लोग शायद वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, है ना। तो फ्रेंड्स लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। फ्रेंड्स, हम लेंस को मतलब छू कर जान सकते हैं कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस अवतल लेंस है। ये लेंस जो है वो दर्पण से बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, दर्पण में क्या होता है, एक तरह उसमें चमकीला पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक है, उसको पेंट किया गया होता है और वो पारदर्शी नहीं होता, उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती दर्पण के। और जो लेंस हैं वो पारदर्शी होते हैं, उसके आर पार क्या होता है, प्रकाश जा सकती है। ठीक है, तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाएंगे। जैसे कि आप छू के देखोगे तो बीच में ये मोटे होंगे, किनारे किनारे पतला होगा और बीच में मोटा होगा, तो ये क्या है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि ये किनारे पर मोटा होगा और बीच में पतला, तो अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, सॉरी। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है कि ये जो गहरा भाग दिख रहा है यहाँ पे और इसका उभरा भाग, सेम चम्मच को याद करिए। तो चम्मच में ये जो गहरा भाग है उसको देखिए और ये उभरा हुआ भाग। ठीक है, तो ये जो लेंस है वो पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजारा जा सकता है। मुझे लगता है कि लेंस तो क्लियर हो गया होगा आपको। फ्रेंड्स, ये जो लेंस है उसको कभी भी मतलब जो सूर्य के चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक हो सकता है ना, और हमको डायरेक्ट मतलब सूर्य की रोशनी को इससे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आँखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब जो लेंस है उसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस में जैसे ये उत्तल लेंस है
इसमें प्रकाश पड़ रही है तो ये प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है, ठीक है, और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रोशनी आ रही है उसको एक जगह पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। जैसे कि आपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका यूज़ किया होगा किसी कागज़ को जलाने के लिए, तो उसमें सूर्य की सारी रोशनी आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पर, और फिर वो कागज़ जलना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? अभिसारी लेंस कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो उत्तल लेंस के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर मोड़ देता है। ये देख रहे हो आप, ये अवतल लेंस है, इसमें जो प्रकाश आ रही है वो बाहर की ओर, ये दोनों सिरे देख रहे हो आप, ये बाहर की ओर मतलब प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अपसरण मतलब फैला देना, अपसारित करना मतलब प्रकाश को फैला देना, इसलिए यहाँ पर जो चित्र है वो बड़ा बनता है इसी के कारण, और मतलब जो प्रतिबिंब दिखाई देता है हमको वो बड़ा बनता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो चलिए इसका फैक्ट देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। जो पहले डायग्राम के साथ समझते हैं। ये जो उत्तल लेंस है इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं, मतलब जो हम किसी वस्तु को अगर यहाँ पर रखें तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो जिसको प्राप्त किया जा सके उसी को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। पर ये जो चित्र या बनेगा वो उल्टा होगा, ठीक है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, मतलब बिंब लेंस के बिल्कुल पास में रखा जाएगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा। जैसे कि हमने किस में देखा था? तो यही सेम चीज़ हमने अवतल लेंस में देखा था, ठीक है। सॉरी, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण में देखा था, सेम यही प्रोसेस, ओके। तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको आवर्धक लेंस बोला जाता है, ओके। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल लेंस देख रहे हो, इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी मतलब उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब साइज में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ओके। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। फ्रेंड्स, आपने बादल में इंद्रधनुष देखा है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो है मतलब बारिश के बाद दिखलाई देते हैं, जब सूर्य जो है क्षितिज के पास होता है, मतलब बादल में क्षितिज के पास होता है, और इंद्रधनुष मतलब आकाश में कई रंगों के मतलब बड़े धनुष या आर्क के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वैसे मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और ये रंग क्या क्या हैं? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी साबुन का बुलबुला बनाते हो तो वो भी रंगीन दिखाई देता है, और उसी प्रकार से कोई सीढ़ी है, उससे अगर वो धूप में अगर रखी हो तो उसमें भी हमको रंग दिखाई देता है ना। तो ये सब मतलब इन सब को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है अनेक रंगों का या वर्णों का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका इंद्रधनुष प्रिज्म से प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना। चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, जैसे इंद्रधनुष में जैसे हमने जो रंग हमें को दिखाई देता है, तो हम सेम वैसे ही रंग प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, और श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का
आप जानते हो कि जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं उसका क्रम क्या होता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, और इसके रंगों का क्रम बताइएगा। ओके, तो आपने कभी प्रिज्म, मतलब ये जो प्रिज्म होता है, इससे अगर प्रकाश में अगर रख के देखोगे तो ये 7 रंगों में हमको दिखाई देने लगती है, सेम इंद्रधनुष के समान। या फिर एक डिस्क ले लो और उसमें अलग अलग रंग से रंग दो, जैसे कि इंद्रधनुष में रंग होता है। और अगर हम इस डिस्क को मतलब सूर्य के प्रकाश में गोल गोल घुमाएंगे, बहुत तेज़ी से घुमाएंगे, तो हम मतलब ये इतनी तेज़ी से घूमेगी कि ये जो कलर है वो हमको सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो ये जो आप ये देख रहे हो, ये कोई 7 वर्णों वाली डिस्क है और इसको तेज़ी से घुमाने पर ये श्वेत प्रतीत होती है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भले ही श्वेत होता है, हमको श्वेत दिखाई देता है, लेकिन उसमें 7 रंग प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डिस्क है इसी को न्यूटन डिस्क बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इनके उपयोग बताइए। किसके उपयोग बताओगे? तो समतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और आवर्धक लेंस, इन सब के यूज़ बताना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये जो दर्पण है इसको अस्त्र की भांति उपयोग किया जा सकता है, मतलब किसी हथियार की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं, उन्होंने लगभग 2000 साल पहले ऐसे कर दिखाया था कि जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट, मतलब क्या नाम था उसका, सायराक्यूज या उसको सिसिली जो नगर का नाम है, उस पर आक्रमण किया समुद्री रास्ते से। तो जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने समुद्र के किनारे पर अलग अलग जगहों पर दर्पण को इस प्रकार से लगाया कि जो दर्पण है उसको किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था, है ना। और इसी प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को जो रोमन सैनिक है जिन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था उनके ऊपर परावर्तित किया जा सके। मतलब जो दर्पण है उससे सूर्य के प्रकाश को उनके ऊपर परावर्तित किया गया। तो सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक बिल्कुल चौंधिया गए और वो नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है, और वे चकरा गए और वहाँ से भाग खड़े हुए, ठीक है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार की सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमने देखा कि जो दर्पण है उसका यूज़ किस प्रकार से अस्त्र के रूप में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। आप लोग शायद वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, है ना। तो फ्रेंड्स लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।